हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ लिख रहे होंगे। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस जानते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन बहुत दिन से इकट्ठा था, 3-4 दिन से, और मैं उसका आंसर नहीं कर पा रही थी, तो मैंने कहा चलिए एक साथ सबको आंसर कर देती हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है, सामान्य बच्चा घुटने पर कब चलना शुरू करता है। ठीक है, जैसे इसको आप बच्चे जो होते हैं वो घुटने पे पहले चलते हैं, उसके बाद जो खड़े होके चलते हैं। तो सामान्य बच्चा किस उम्र में, तो आप अगर इसको गूगल करेंगे तो 6 महीने के बाद ही दिखा देगा, 6 महीने से आपके 9 महीने तक। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, 7 महीने से बच्चा शुरू होता है। कोई बच्चा 7 पे, कोई 7.5 पे, कोई 8 पे, कोई 8.5 पे। तो 7 से लेकर 9 माह तक की इसकी आयु होती है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, सामाजिक रूप से असमर्थ बालक कौन से होते हैं। तो सामाजिक रूप से असमर्थ बालक की मतलब होती है कि वे बालक जो आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, नैतिक रूप से, जातीय, शैक्षिक, बौद्धिक आकांक्षाओं, उनकी जीवन मूल्य, उनका ये सारी चीज़ें पूरी ना होती हों। ध्यान से सुनिए कि सामाजिक दृष्टि से वो कमज़ोर हों, आर्थिक रुपए की दृष्टि से वो कमज़ोर हों, सांस्कृतिक यानी कि उनका संस्कृति जो है वो डिस्टर्ब चल रहा हो, नैतिक यानी कि उनको समझ बूझ नहीं है कोई चीज़ की क्या करना है, जातीय यानी कि लोग बोलते हैं कि भैया आप ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, चमार हो, हरिजन हो, जो है आप यादव हो, आप कुछ भी हो, तो ये क्या है कि जातिवाद है। जातीय रूप से नैतिक हो गया, शैक्षिक जिसको शिक्षा नहीं ढंग से मिली हो, बौद्धिक जिसके पास बुद्धि विवेक उतना ना हो, जीवन मूल्य जो जीवन की इच्छाओं को, जीवन की आकांक्षाओं को, जीवन की जो आशाओं को ना समझता हो, और जो है अपने उनके जो स्तर, जीवन स्तर जो होते हैं वो निम्न होते हैं, उनको सामाजिक रूप से असमर्थ बालक बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कौन सा है, रेशम उत्पादन में पहला स्थान कौन सा है। इसमें किसी ने, जिसने क्वेश्चन भेजा था, एक्चुअली मैंने नाम ऐड नहीं किया है, नाम का मुझे पता भी नहीं था, वो जापान लगा के रखी थी। जापान कभी भी नहीं था। ठीक है, चाइना जो है उसका, यानी कि चीन जो है वो फर्स्ट स्थान है रेशम के उत्पादन का। ठीक है, पहला स्थान रेशम के उत्पादन का चीन और दूसरा स्थान भारत। फिर भी सबसे ज़्यादा रेशम अगर पहना जाता है तो अपने यहाँ भारत में पहना जाता है, लेकिन उत्पादन जो सबसे ज़्यादा होता है वो चीन में होता है। अच्छा, चीन में उत्पादन क्यों ज़्यादा हो पाता है, क्योंकि वहाँ के जो वायु है, वहाँ की जो जलवायु है, वहाँ की जो परिस्थिति है, वो आपके रेशम को उत्पादन करने के लिए बहुत ही अच्छी है। दूसरे, रेशम से उनको फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए वो उसको उगाते हैं, ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हाँ, ये बात की बात है कि अभी भारत सेकंड स्थान पे, तो फर्स्ट पे भी आ सकता है, भाई पहनने वाले ज़्यादा हैं तो आ भी सकता है। ठीक। चौथा क्वेश्चन, हवा कैसे मापते हैं। ये क्वेश्चन था, हवा कैसे मापते हैं। भाई देख लीजिए, हवा जो मापते हैं आपके, हवा मापन जो होता है वो बैरोमीटर का ये जो उपयोग किया जाता है, बैरोमीटर से हवा मापा जाता है, यानी कि नापने के लिए हवा बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ उस क्वेश्चन में एक जो है ये था कि गति को कैसे मापते हैं। तो गति को मापने के लिए पवन वेग मापी या एनीमोमीटर जो है होता है, हवा को मापने के लिए। अच्छा, उसमें किसी ने बोला भी था एनीमोमीटर, तो उसमें नीचे आप 2-3 लोगों ने बोला था नहीं नहीं, वायु दाब नापने के लिए, सॉरी, वायु दाब नापने के लिए नहीं। अरे, वायु दाब नापने का मतलब होता है कि गति को मापना। दाब, वायुमंडल दाब का मतलब होता है कि वायुमंडल में जो हवा बह रही है, अगर दाब ज़्यादा होगा तो हवा कम होगी, दाब कम होगा तो हवा ज़्यादा होगी। तो वायु दाब मापन या जो है हवा की गति मापन एक ही बात है। ठीक है, और हवा की गति मापने का काम करता है कौन, एनीमोमीटर, और उसी को हम लोग बोलते हैं पवन वेग मापी। ठीक है, उसी को वायुमंडल दाब मापी यंत्र भी बोलते हैं, और उसी को हम लोग बोलते हैं हवा की गति को मापने वाला यंत्र। ठीक, हवा को कैसे मापते हैं कि हवा कितनी ठंडी, गर्मी, बरसात, किस प्रकार की हवा किस तरह से चल रही है, वो हम लोग नापते हैं बैरोमीटर से। ठीक है, कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। लंबे प्रोसेस से क्या मतलब है,
ये लंबे प्रसव वाला समस्या थोड़ा सा आप लोग को ज़्यादा होगा, आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे लंबे प्रसव का क्या मतलब है। अब लंबे प्रसव का मतलब क्या होता है, देखिए भाई, प्रसव कितने प्रकार का होता है आपका, मुख्यतः 5 प्रकार का हम लोग समझते हैं। कौन कौन सा? प्राकृतिक प्रसव या सामान्य प्रसव, जो कि नेचुरल नॉर्मल प्रसव होता है, बोलते हैं कि जो है नॉर्मल डिलीवरी हुई है, ठीक है। उसके बाद औजार के माध्यम से, यानी कि जो है आपका जो सी सेक्शन होता है, उल्टा जन्म बच्चा उल्टा होता है, आड़ा जन्म बच्चा जो है तिरछा होता है चीड़ फाड़ द्वारा, यानी कि आपका जो है वो भी ऑपरेशन के माध्यम से होता है, ठीक है। चले, अब इसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें आपको मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ कि नेचुरल वाला तो नेचुरल है, चलो छोड़ो उसको, ठीक है, वो अपनी तरफ है, वो अपनी जगह है। आपका एक आता है इंस्ट्रूमेंट बर्थ। इंस्ट्रूमेंट बर्थ का अर्थ क्या होता है कि शिशु जो होता है उसका जो है शिशु का आकार माँ के शरीर में आसानी से निकलने योग्य नहीं होता है। उस समय क्या होता है कि औजार के माध्यम से बच्चेदानी को या तो उसके मुंह को थोड़ा सा काट के बड़ा करने की कोशिश की जाती है और उससे बच्चे को निकालने का प्रयास किया जाता है। उसमें थोड़ा सा क्या समस्या आ सकती है कि वो मान लीजिए बच्चे का पैर उस साइड में है तो बच्चे का पैर कट सकता है, उंगली है, उंगली हाथ कुछ कट सकता है, बच्चे का सिर, अमूमन क्या होता है कि सर ही तो प्रसव के टाइम में बच्चेदानी की तरफ योनी मार्ग की तरफ रहता है, तो सर में, उसके सिर में लग सकता है, आँख में लग सकता है, कान में लग सकता है, नाक में लग सकता है। इस प्रकार का जो है ये थोड़ा सा समस्याग्रस्त होता है। और सी सेक्शन वाला जो प्रसव होता है, ऑपरेशन वाला जो प्रसव होता है, वो क्या होता है, वो तो बिल्कुल चीड़ फाड़ करके निकाला जाता है। तो ये 2 चीज़ आप समझ के रखिएगा, इंस्ट्रूमेंटल प्रसव और सी सेक्शन प्रसव, जिसको हम लोग बोलते हैं सिरेजियन सेक्शन प्रसव। इसमें क्या होता है, एक तो बच्चेदानी को काट के बड़ा किया जाता है, फिर बच्चे को बाहर निकाला जाता है, वो नॉर्मल प्रसव के ही द्वारा, और एक आपका पूरा पेट को काट के, जो पेट लंबा सा काटते हैं और इसके बाद उससे बच्चे निकालते हैं वो। तो ये दोनों में आप रखिएगा वो अंतर, और सारे में अंतर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब लंबे प्रसव से क्या मतलब होता है, इसको समझ। सबसे छोटा जो प्रसव होता है वो नॉर्मल डिलीवरी होती है, प्राकृतिक डिलीवरी, ठीक है। और जो सबसे लंबा प्रसव होता है ना, ये जब बच्चा उल्टा होता है तो ये क्या होता है, ये सबसे लंबा प्रसव का जो है ये बात बोली जाती है, ठीक है। तो सबसे लंबा प्रसव किसको बोलते हैं, उल्टा प्रसव में। उल्टे प्रसव में वास्तव में बहुत समस्या आती है, तो उसको सबसे लंबा बोलते हैं। वैसे लंबा आड़ा प्रसव जो होता है वो भी लंबा होता है, और जो ऑपरेशन से होता है, ठीक है, जिसको सी सेक्शन बोलते हैं, वो भी किससे होता है, वो भी आपका जो है प्रसव अधिक समय लेता है। लेकिन अत्यंत अधिक समय कौन सा लेता है, जो बच्चा उल्टा होता है, ठीक है। अच्छा, अगर इस उससे पूछ रहे हैं, अगर आप पूछ रहे हैं कि प्रसव की अवस्था, अब प्रसव की कितनी अवस्था होती है, 3 अवस्था होती है। प्रसव की प्रथम अवस्था होती है विस्फारण अवस्था, दूसरी अवस्था होती है निष्कासन अवस्था, और तीसरी अवस्था होती है संपूर्ण निष्कासन अवस्था। विस्फारण अवस्था मतलब क्या होता है कि शरीर जो होती है वो चौड़ी होती है, यानी कि आपका जो माँ होती है उसका जो बच्चेदानी होता है वो क्या होता है, वो चौड़ा होता है, ठीक है, बच्चे निकलने की होती है। तो जो प्रथम अवस्था होती है प्रसव की, वो सबसे लंबी होती है। अगर अवस्था में प्रश्न आता है कि सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है, तो प्रथम अवस्था सबसे लंबी होती है। और अगर प्रसव सबसे लंबा कौन सा पूछा जाता है, तो जो बच्चा उल्टा होता है वो सबसे लंबा होता है। और इनफैक्ट आपके सारे प्रसव, सबसे आसान प्रसव आपका जो नॉर्मल बच्चा होता है उसका होता है, और सारे प्रसव में टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा समय लगता है जो बच्चा उल्टा होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आता है, एडोलेंस किस से आया है, मतलब किस शब्द से एडोलेंस आया है। तो एडोलेंस लैटिन शब्द के एडोलेसेरे से आया हुआ है, मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना या समझ की ओर बढ़ना। क्या, एडोलेसेरे से आया शब्द लैटिन शब्द है, मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। अब जितने लोग यहाँ पर मेरी बात को सुन रहे हैं, जितने लोग को आंसर लिखित में चाहिए, उनको एक काम करना पड़ेगा, टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ मैं इसका पिक्चर क्लिक करके भेज दूंगी, क्वेश्चन का भी और आंसर का भी। आप क्वेश्चन और आंसर दोनों पिक कीजिएगा और मिलाइएगा और लिखिएगा और नोट कीजिएगा, ठीक है। नोट नहीं भी करेंगे तो फोटो चलेगी, लेकिन नोट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है अपने जो है कॉपी में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के समय की सॉल का क्या नाम है। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अकबर के समय के सॉल का दूसाला बोलते थे, 2 साल को जोड़कर बनता था ये, उसको चाहे जिस भी तरफ से ओढ़ लीजिए
ईश्वर की कृपा से सब तरफ से अच्छा लगता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीमरिक आहार क्या होता है? पॉलीमरिक आहार क्या होता है? तो बहुत अधिक जिसमें अणु होता है, जिस आहार में बहुत अधिक अणु होता है। पॉलीमरिक मतलब, पॉली मतलब कई, तो जिस आहार में बहुत ज़्यादा अणु होते हैं वही पॉलीमेरिक आहार होता है, और वही आहार टूट के डेक्स्ट्रीन में बदलते हैं। डेक्स्ट्रीन से कुछ याद आया? डेक्स्ट्रीन से याद आया ना? क्या हम लोगों ने जाना था कि जब स्टार्च टूटता है तो डेक्स्ट्रीन में बदलता है। पॉलीमेरिक आहार जो होता है उसमें स्टार्च जो होता है वो पॉलीमेरिक आहार होता है। ठीक है, चले इसके बाद में आपका आता है कोल्ड स्टोरेज का तापमान कितना होता है? कोल्ड स्टोरेज का तापमान आपको दो प्रकार से समझना है, समझिए ध्यान से। पहला तो फ्रोजन के लिए, फ्रोजन मतलब समझते हैं, मटर हो गया आपका जो है ये, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फ्रोजन किया जाता है, मतलब उसको जमा दिया जाता है। फ्रोजन मतलब मूवी देखे हैं फ्रोजन, लड़कियां होंगी तो सब देखे होंगे, महिलाएं भी सब, मुझे तो भाई कार्टून बहुत पसंद है। तो जो फ्रोज़न होता है ना उसका मतलब होता है जमा हुआ। तो जो फ्रोज़न चीज़ें होती है, मटर हो गई, आइसक्रीम हो गई, आपकी दूध पैकेट्स वाले वो जो वाले होते हैं जो कंडेंस्ड मिल्क टाइप के होते हैं, इन सब का जो तापमान होता है कि -20 डिग्री जो होता है वो अंदर के लिए होता है और बाहर के लिए -30 डिग्री। अंदर मतलब उदाहरण समझिएगा, थोड़ा सा उदाहरण समझिएगा। ठीक है, जैसे आपकी फ्रिज है, फ्रिज का जो पूरे का तापमान है उसको देखिए, अंदर की बात में बोल रही, वो दरवाजे की बाहर की बात नहीं बोल रही, अंदर की बात बोल रही। एक आपका ऊपर का पार्ट होता है, वो क्या होता है? आपका फ्रीजर होता है, वही होता है फ्रोजन करने वाली। जैसे हम लोग कहीं जाना होता है, मान लीजिए 1 हफ्ते के लिए घूमने जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा 2-4 गिलास दूध रहता है तो उसको उसमें रख देते हैं, जम जाता है। और जब हम आते हैं 1 हफ्ते बाद तो दूध को पिघला के गर्म करते हैं, बिल्कुल दूध जमा रहता है। ठीक है, लेकिन -20 डिग्री वहाँ का जो है तापमान रहेगा, कहाँ का? आपके जो है उसका, आपके क्या बोलते हैं उसको, फ्रीजर का। और -30 डिग्री टेम्परेचर रहेगा वो आपके किसका रहेगा? फ्रिज का। यानी कि फ्रीज़र जो मेंटेन करेगा वो अपनी जमाने वाली चीज़ों की ठंडाई को मेंटेन करेगा, लेकिन फ्रीज़र की जो बाहर की लेयर को मेंटेन करेगा वो फ्रिज मेंटेन करेगा। यानी कि -30 डिग्री फ्रिज जो बाहर का तापमान है वो रहेगा, और -20 डिग्री टेम्परेचर रहेगा जो फ्रोज़न जमी हुई चीज़ के लिए। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो नॉर्मल ठंडा होता है वो -30 डिग्री रहता है अंदर का, और -30 से -40 डिग्री तक रहता है उसके इर्द गिर्द का। ठीक है, अब जैसे उसमें क्या आ जाता है, आपका आलू आ जाता है, मटर आ जाता है, मटर तो फिलहाल वो नहीं किया जाता है, पत्ता गोभी, गाजर, खीरा, ये सारी चीज़ें जो होती है -30 डिग्री पर रहती हैं अंदर, और बाहर उनका करीब -30 से -40 डिग्री तक का टेम्परेचर, एक एटमॉस्फेयर बनाते हैं, एक चारों तरफ से लेयर बना के रखते हैं। ठीक है, चले, उम्मीद करती हूँ सब लोग समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन आया था, कौन ऐसी परिसज्जा नहीं है जिसमें परिसज्जा 3-4 दी गई थी? एक शायद कैलेंडरिंग दी गई थी, एक शायद साफ करना दिया गया था, एक शायद प्रेस करना दिया गया था, एक तह लगाना दिया गया था। तो तह लगाना, मोड़ना, फोल्ड करना, 4 परत करना, चौपरतना, ये जितनी भी चीज़ें ये सज्जा में नहीं आती हैं। ठीक है, हाथ से फोल्ड वोल्ड करने वाली चीज़ें सज्जा में नहीं आती हैं। ये सारी चीज़ें हमारी हैंड मेड वाली चीज़ें हैं, हम लोग अपने हाथों से ही बनाकर उसको रखते हैं। ठीक है, और सारी चीज़ें जो हैं वो सज्जा में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तने से तंतु निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं लिलन के लिए? उसमें था रेटिंग या रिपलिंग। ठीक है, क्या था? रेटिंग या रिपलिंग। अब रेटिंग और रिपलिंग में भाई एक चीज़ तो समझ लो, रेटिंग का क्या मतलब होता है, रिपलिंग का क्या पहले मतलब समझ लीजिए कि जब कोई आपकी रिपलिंग होता है, कॉटन में भी होता है ना, जब आप रेसे को या जब आप लिलन को काटते हैं, लिलन को काट के उसको जो है आपको धागे उसके लिए बंडल वगैरह बनाने के लिए रखना होता है, तो आप लिलन को काटेंगे, मतलब खेती करने वाले काटेंगे, काटने के बाद उसको रखेंगे, और रखने के बाद उसको क्या करेंगे कि जब वो सूख जाएगा, पानी में डालने के पहले उसको झाड़ेंगे, उसकी बीज हो गया, उसका पत्ता हो गया, उसकी धूल मिट्टी होगी, वो निकाल देंगे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिपलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
उसको हम लोग रिपलिंग बोलते हैं, ड्राइंग एंड रिपलिंग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, रेटिंग किसको बोलते हैं? गलाना बोलते हैं, कि जब आपके पौधों का रिपलिंग हो चुका है, यानी कि उनका धूल मिट्टी पत्ती सब कुछ हटा चुका है, उसके बाद पानी में डालने की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि भिगाने की जो प्रक्रिया होती है, वो रेटिंग होती है, ठीक है। तने से तो तंतु निकालने की प्रक्रिया होती है, ठीक है, वो क्या होती है? गलाने की क्रिया जब खत्म हो जाती है, उसके बाद तनों को सुखाया जाता है, और कुछ तने जब नॉर्मल ही रहते हैं, एकदम सूखे नहीं रहते, जैसे आप इस्त्री करते हो कॉटन का कुर्ता, कॉटन का शर्ट, रेशम की साड़ियाँ, रेशम का शर्ट, रेशम का कुर्ता, तो जब लोग प्रेस करते हैं तो हल्का सा उसको गीला करते हैं, तब अच्छे से हो जाता है। अगर गीला नहीं करते तो सिकुड़न बनी रहती है। वही चीज़ है, हल्का सा जब गीला रहता है तो बहुत अच्छा सा रेशा निकलता है, अगर वो गीला रेशा अच्छा नहीं, गीला नहीं रहता तो अच्छा नहीं निकलता। और वो जो रेशे अलग करते हैं, तोड़ के उसको कूट के रेशे को अलग किया जाता है, उसको बोलते हैं ब्रेकिंग एंड, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रेकिंग एंड स्कचिंग बोलते हैं, मतलब कि तोड़ना और खींचना, ठीक है। क्या बोलते हैं? तोड़ना और खींचना। ब्रेकिंग एंड स्कचिंग बोलते हैं, रेशों को अलग करने की चीज़ बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, आपके गलाने की कितनी प्रक्रिया होती है? पहले तो रेटिंग, पानी में गलाया जाता है, ओस के द्वारा गलाया जाता है, रासायनिक विधि द्वारा गलाया जाता है, यांत्रिक विधि द्वारा गलाया जाता है। 4 विधि होती है आपके लीलन के पौधे को गलाने की, जिसको फ्लैक्स का पौधा भी बोलते हैं या सन का पौधा भी बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। रिपलिंग का मतलब होता है कि जब बंडल बांधते हैं तो उसको उसका जो है धूल मिट्टी, उसका जो है बीज, उसका पत्ती सब झाड़ के तब पानी में गलाते हैं। गलाने की प्रक्रिया को रेटिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वस्त्र जलाने पर कड़ी मोती बनती है और वह सिकुड़ता भी है। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, और उसी में आप एक दो लोगों ने बोला ऊन होता है, तो मैंने कहा चलो भैया ऊन ही मान लो, क्या फ़र्क पड़ता है, फिर बाद में क्यों परेशान होना। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं कि देखो, वस्त्र जलाने पर नायलॉन जो होता है वो कठोर कत्थई रंग का दाना बनाता है। नायलॉन कठोर कत्थई रंग का दाना बनाता है। अच्छा, पूछो क्यों? किसी ने कभी अपनी मोती की माला बनाई है? नहीं बनाई। किसी ने कभी अपनी मोती की माला को गुथवाने के लिए सुनार की दुकान पर लेकर गया है? अगर गया है तो जब वो माचिस की तीली से जलाता है तो आपको देखना चाहिए कि जब वो नायलॉन का धागा रहता है, जब वो जलाता है तो एक डार्क कत्थई कलर की, मतलब बिल्कुल ब्लैक कलर से मिलती जुलती, ब्लैक रहती नहीं, वो जाकर मोती बन जाती है, जो कि अटक जाती है, ठीक है। एक मोती छोटी सी डालते हैं, कांच की या पत्थर की जो भी रहती है, और उसके बाद वो धागा गलाते हैं, वो निकलता नहीं फिर। पहली बात, नायलॉन का जो धागा होता है उसको जब जलाया जाता है तो वो डार्क मैरून कलर की जो है कड़ी मोती बनाता है। पॉलिस्टर जब जलाया जाता है तो काला दाना बनाता है मोटे कलर का, ठीक है। ऊन जब जलाया जाता है वो सिकुड़ता तो है लेकिन दाना नहीं बनाता है। अगर किसी को लगता है दाना बनाता है तो प्लीज़ एक बार आप जो उसको चेक कीजिए। और जो ऊन का जो दाना होता है वो उस प्रकार का दाना नहीं होता है। देखो, आप ऊन, प्योर ऊन जला के देखना है आपको। प्योर ऊन जला के देखने के लिए आप अपना बाल तोड़ के जला लो, या कंघी में बाल लगता है ना, कंघी में बाल लगता है, उस बाल को जला लो। प्योर ऊन वो है। ऊन की बात जब होगी तो प्योर ऊन की बात होगी, आपकी वो वाले ऊन की बात नहीं होगी। आपने कोई स्वेटर बनाया हुआ है, वो आप घर में कोई ऊन रखे हैं, लाल इमली का ऊन रखे हैं, आप वर्धमान का ऊन रखे हैं, आप जो है डिब्बे वाला ऊन रखे, वही जला के देखने लोगों, प्योर ऊन नहीं होता वो। और जो प्योर ऊन होता है, जैसे लाल इमली प्योर ऊन होता है, आपका अंगूरा प्योर ऊन होता है। अगर आप स्वेटर बनाते हो तो उस ऊन को जब जलाओगे देखोगे वो ऊन जलता तो है लेकिन राख बनता है, ठीक है। तो आप इसको दिमाग में रखो कि जब हम लोग जलाते हैं रेशे को तो नायलॉन और पॉलिस्टर सिकुड़ता है और काला दाना बनाता है। ऊन सिकुड़ता है अगर नायलॉन मिक्स होता है, ठीक है। अगर नायलॉन नहीं मिक्स होता है तो ऊन सिकुड़ेगा, जलेगा, लेकिन दाना नहीं बनाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं कोशिश ये करती हूँ कि आप लोग की सारी समस्या को ख़त्म कर दूँ। इनफैक्ट अगर कहीं समस्या नहीं ख़त्म होती है तो उसको फिर से ख़त्म करने की कोशिश करूँगी।
मृत ऊन किसको बोलते हैं? मृत ऊन का मतलब होता है कोई जानवर, जिस जानवर से ऊन प्राप्त होता है वो जानवर एक्सीडेंट में मर गया, बीमारी से मर गया, किसी दुर्घटना से मर गया, किसी ने मार के फेंक दिया हो उसको, उससे जो ऊन निकाल ली जाती है उसको मृत ऊन बोलते हैं। ठीक है। और जब मार के ऊन निकाली जाती है शरीर से, ठीक है, कई बार क्या होता है ऊन मार के भी तो लोग निकाल लेते हैं, जो है वो आपका जो क्या बोलते हैं जानवर जो होता है उसको मार के भी ऊन निकाली जाती है। ठीक है। जैसे मांस प्राप्ति के लिए जानवर को मारा जाता है, उसको ऊन जो उतारी जाती है उसको खींची ऊन बोलते हैं, पुल्ड ऊन बोलते हैं। ठीक है। इसको डेड ऊन बोलते हैं, जो किसी भी कारण से जो है जानवर मर जाता है और मरने के बाद लगता है कि चलो ऊन ही खींच लिया जाए, ठीक है, कुछ तो काम आ जाए, वहाँ पर मृत ऊन होता है, डेड ऊन। लेकिन जहाँ पर हो जाता है कि खाने के लिए, जैसे मान लीजिए अभी बकरीद आया, कुछ भी आया, तो लोग तीज त्यौहार में अपने इस्लाम के लोग अपने काटते हैं, या वैसे भी लोग खाने के लिए, तो हर जात प्रजात में सब लोग खाते हैं, तो उसके लिए जानवर को मारने के बाद में उस जानवर से जो है खाल खींच लिए, उसकी ऊन उतार लिए, उसको खींची ऊन बोलते हैं, पोड ऊन बोलते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्रीपर एज किसको बोलते हैं? क्रीपर आयु किसको बोलते हैं? क्रीपर एज जो होती है वो आपकी वही रगड़ने वाली, घिसने वाली, रगड़ने, क्रीपर एज मतलब वही जो बकैयाँ चलने वाली, घुटनों के बल चलने वाली जो एज होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रीपर एज बोलते हैं। वही जो पहला क्वेश्चन था, सामान्य बच्चा घुटनों पर कब चलता है, तो 6 से लेके 9 माह, वो तो शुरुआत कब होता है, मतलब चलने की शुरुआत कब करता है, वो 6 से 7 से 9 माह, और चलता कब तक है? 7 से 12 माह तक। ठीक। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पर ये टैग करना चाहूँगी कि अगर 7 से 12 नहीं दिया, 6 से 12 दिया है तो 6 से 12 लगा दीजिएगा। अगर 7 से 9 नहीं दिया है, 6 से 9 दिया है तो 6 से 9 लगा दे। लेकिन अगर 6 से 12 और 7 से 12 दिया है तो 7 से 12 लगाइएगा। ठीक है। चले, बच्चा 2 गुना और 3 गुना कब होता है? जब बच्चा 6 महीने का होता है तब बच्चा 2 गुना होता है। जब बच्चा पैदा होता है, सपोज दैट मान लीजिए बच्चा 3 जो है किलो का है, बच्चा पैदा हुआ, जन्म हुआ, नवजात शिशु 3 किलो का है, ठीक है, तो जब वो 6 महीने का होगा तो वो कितने का होगा? 6 किलो का होगा। इसका मतलब वो स्वस्थ है। ठीक है। और जब बच्चा साल भर का होगा तो 12 किलो का होगा, यानी कि बच्चा बहुत अच्छे से स्वस्थ रूप से बढ़ रहा है। तो बच्चा जब जो है 6 महीने का होगा तो 2 गुना, और जब 1 साल का होगा 3 गुना। नवजात सहज क्रिया यानी कि न्यूबॉर्न रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो न्यूबॉर्न रिफ्लेक्स जो होता है वो रूटिंग होता है, सक मतलब चूसना होता है, मोरो होता है, टॉनिक होता है, टॉनिक नेक होता है, ग्रास्प होता है, स्टेपिंग होता है। ठीक है। क्या क्या बोलते हैं इसको, ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी जो टेलीग्राम पर। नवजात सहज क्रियाएं होती हैं रूटिंग, सकिंग यानी चूसना, मोरो, टॉनिक नेक, ग्रास्प, स्टेपिंग। ठीक है। माँ के दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? भाई माँ के दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है, और अभी नई खोज हुई है, उसके माध्यम से 1-2 प्रोटीन और भी निकला है, लेकिन उसका नाम हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि वो खोज हुई है, अभी तक कहीं एथराइज्ड नहीं है। तो माँ के दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है, जो कि 20 से 45% के बीच ही पाया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं पाया जाता है। पूछिए क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो होता है उसको हजम करने के लिए जो आपका लीवर होता है बहुत मजबूत होना चाहिए, दूध सबको हजम नहीं होता। इसीलिए जो बच्चे का दूध होता है, माँ का दूध जो बच्चा पीता है, उसमें प्रोटीन कम होता है, फैट कम होता है, और जो चीज़ें मिनरल्स वगैरह जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो माँ के दूध में केसिन प्राप्त होता है 20 से 45% के बीच में, और वही प्रोटीन होता है। प्रोटीन इसलिए उसमें कम होता है ताकि बच्चा जो दूध पिए वो अच्छे से हजम कर सके। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हीनता जन्य रोग क्या है? हीनता जन्य रोग क्या है? मतलब कि है जब कोई भी और आपके तत्व हैं शरीर में कम हो जाते हैं, आपका कैल्शियम कम हो गया, पोटेशियम कम हो गया, आयरन कम हो गया, आपका जो है फैट कम हो गया, आपका कार्ब कम हो गया, कोई एक पोषक तत्व अगर आपके शरीर से कम हो जाते हैं तो उसे हीनता जन्य रोग कहते हैं।
ठीक है। कोई भी एक पोषक तत्व कम हो जाते हैं, उसके कारण कोई बीमारी या कोई रोग आता है, उसको हीनता जन्य रोग बोलते हैं। हीनता जन्य मतलब कि कोई चीज़ कमी हो गई यानी हीन हो गई, तो हीनता जन्य रोग। अब वो आपका HB हो गया, आपका वो जो है कार्बोहाइड्रेट हो गया, आपका फैट हो गया, आपका प्रोटीन हो गया, आपका सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कोई भी चीज़ हो गई अगर आपके शरीर से कम होगी यानी कि आपको उससे कमी से रोग हो गया, यानी कि हीनता जन्य रोग हो गया। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन जो मैं बता नहीं पाई थी, और बहुत परेशान थी मैं क्योंकि मैं बता नहीं पा रही थी आप लोगों को, ठीक है। और जो क्वेश्चन होंगे उनका मैं आंसर ऐसे करूँ या वैसे करूँ कर दूंगी, ठीक है। तो ठीक है, बताइएगा सेशन कैसे लगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, नहीं अच्छा लगा होगा तो कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते लिखते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, जय हिंद।